Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about introduction of alternating current. आइए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के तहत हमें बताना है कि अब तक हम लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ा उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा वो करंट डीसी था, डायरेक्ट करंट था, जिसे आप बैटरी कह रहे हैं, बैटरी सेल, ये सब जो हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा वो सब डायरेक्ट करंट था। तो डायरेक्ट करंट का जो सपोर्ट कर रहे थे उस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। फेवर्ड डायरेक्ट करंट, ये फेवर्ड डायरेक्ट करंट का इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि एडिसन जो है बहुत ही अमीर आदमी थे और बहुत ज़्यादा जो है इनका बिजनेस फैला हुआ था इस एरिया में। पूरी दुनिया को बैटरी के माध्यम से ऊर्जा देना चाहते थे। पंखा या जो भी कुछ है सब कुछ ये बैटरी के माध्यम से चलाना चाहते थे और इनका बहुत लंबा बिजनेस फैला हुआ था, तो जाहिर इनका फेवर लेना ही था। लेकिन ये बिजली जो है बैटरी के माध्यम से सबको ऊर्जा मिल जाए, ये चीज़ बहुत ही महंगी पड़ेगी, सबके बस की बात नहीं होगी। तब इनकी कंपनी में, एडिसन की कंपनी में आए एक बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला फेवर्ड अल्टरनेटिंग करंट। निकोला टेस्ला जो है इनके यहाँ काम मांगने आए थॉमस अल्वा एडिसन के यहाँ। तो निकोला टेस्ला को वहाँ काम मिला और जब ये जो है डायरेक्ट करंट की वकालत करने लगे, डायरेक्ट करंट की बात करने लगे, तो ये बात एडिसन को बहुत बुरा लगा कि इस आदमी की वजह से तो हमारा पूरा ही बिजनेस चौपट हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी से निकोला टेस्ला को निकाल दिया। तो बहुत ही मुश्किल का दौर आया होगा इनके सामने। और उसके बाद किसी कंपनी ने फिर एक बार मौका दिया और वहां भी इन्हें अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए नहीं कहा गया, कुछ और इनसे काम लिया गया आर्मेचर संबंधित। तो फिर बाद में किसी ने फिर मौका दिया और अल्टरनेटिंग करंट जो है जनरेट करने के लिए कहा। तब एट लास्ट इन्होंने, निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न किया और बहुत फेमस नेम है ये। तो इस फेमस नेम की वजह से द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नेम्ड इन हिज ऑनर। जो आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पढ़ते हैं टेस्ला, वो इन्हीं के नाम से रिलेटेड है, ध्यान दिया जाए। तो इंट्रोडक्शन में यही बात हमें बतानी थी कि जो एडिसन साहब थे वो डायरेक्ट करंट के फेवर में थे इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में इनका बिजनेस फैला हुआ था। यस, इनका ज़्यादा नुकसान हो जाता और लेकिन ये इसकी सहायता से सबको ऊर्जा मिल जाए, ये बहुत महंगा होगा। निकोला टेस्ला ने पूरी तरह ही पासा पलट दिया और पूरी दुनिया आज उनकी वजह से सबसे सस्ती बिजली ले रही है। इस समय पंखा, फ्रिज, कूलर, टीवी सबका सब कुछ चल रहा है तो वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से चल रहा है। तो इंट्रोडक्शन में हमें इतनी बात बतानी थी। अब हम आते हैं डायरेक्ट करंट होता क्या है। ध्यान दें, यहां देखें डायरेक्ट करंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल करंट दैट इज फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। ये किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। और सिंबल ऑफ डीसी वो ये है आपका बैटरी। आप कई बार इस टाइप से दर्शाए होंगे, डीसी को इसी टाइप से दिखाया जाता है। अब इस डिफिनेशन को देखो, डिफिनेशन में लिखा रहता है कहीं कहीं कि वो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ सेम होता है। ये जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए ये जरूरी नहीं है। डायरेक्शन जो है हमेशा सेम रहेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये बात आप इस ग्राफ की सहायता से समझ जाएंगे। ग्राफ नंबर फर्स्ट, ये देखिए टाइम है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस वाला। और यहाँ देखिए सीधी रेखा है, इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तब भी ये डायरेक्ट करंट है। लेकिन आप सेकेंड वाले ग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पे सब ऊपर है, मतलब सब प्लस वाला है, तो
फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ये कंडीशन ये पूरा किया। और मैग्नीट्यूड यहां सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, टाइम के साथ वेरिएबल भी है मैग्नीट्यूड, यस। तो मैग्नीट्यूड यहां सेम इस ग्राफ में सेम नहीं है। तो इसकी एक कंडीशन है यूनि डायरेक्शनल करंट, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना इसका कंडीशन है। तीसरे ग्राफ से देखा जाए, तीसरे ग्राफ में भी हम देख रहे हैं ये सभी नीचे हैं, सभी नीचे मतलब सभी निगेटिव है, तो फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ये कंडीशन पूरा कर रहा है। तो ये भी डीसी है, ये भी डीसी, ये भी डीसी, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे ये आवश्यक नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए अल्टरनेटिंग करंट। तो वोल्टेज आर करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ it changes continuously in magnitude and periodically in direction. It can be represented by a sine curve or cosine curve. Symbol of AC, तो ये AC का सिंबल ये है, ये साइन कर्व है। तो इसका ये डिफिनेशन ये कह रहा है कि वोल्टेज हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, वोल्टेज या करंट दोनों का जो करंट एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है, करंट एम्पलीट्यूड या वोल्टेज एम्पलीट्यूड, जो अधिकतम मान है, जो करंट या वोल्टेज का अधिकतम मान है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और उसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स टाइम इंटरवल पर चेंज होता रहे, तब हम उसे अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, और डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहना चाहिए। डायरेक्शन क्या हो, हमेशा चेंज हो, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो, लेकिन फिक्स्ड इंटरवल में उसका टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए। हाँ, तो बहरहाल ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो ग्राफ हमारे इस कंडीशन का पालन करेगा वो एसी को रिप्रेजेंट करता होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहां देखिए साइन कर्व है, तो ये साइन कर्व इस टाइप से खींचा जाता है, सिनुसॉइडल एसी। तो साइनस कर्व में यहां पे देखिए ये करंट की पीक वैल्यू, अगर ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीक वैल्यू है आई नॉट, ये भी क्या है आई नॉट, यहां भी क्या है आई नॉट, ऊपर वाला प्लस दिया जाता है, नीचे वाला माइनस। तो ये करंट एम्पलीट्यूड कहीं बदल नहीं रहा है। अगर ये वोल्टेज के लिए है तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल पर हमेशा चेंज होना चाहिए। तो ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड मतलब दोनों तरफ के अधिकतम मान, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये है, तो इसलिए इसे कहेंगे क्या, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन हमेशा फिक्स टाइम इंटरवल पर क्या होता है, चेंज हो रहा, फिक्स टाइम इंटरवल पर, यहाँ 0, यहाँ t/2, यहाँ t, ये फिर आगे जब चलेगा फिर वही शुरुआत करेगा, फिक्स टाइम इंटरवल पर हमेशा चेंज होता रहना चाहिए। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरे ग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि करंट एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल पर चेंज होता जा रहा है। इसे कहते हैं स्क्वायर वेव एसी। तो ये भी जो है एसी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे ग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे कहा जाता है ट्रायंगुलर एसी। यहां भी देख रहे हैं डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल पर चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्राफ भी एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ नंबर 4 पर गौर करते हैं। ग्राफ नंबर 4 में लिखा है नो एसी बिकॉज डायरेक्शन नॉट चेंज। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ये देखिए ऊपर ही सब हो रहा है, यहां देखिए ऊपर हो रहा है, तो ये एसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एसी होने के लिए प्लस माइनस का होना बहुत जरूरी, एक बार ऊपर एक बार नीचे, प्लस माइनस लगातार चेंज होना चाहिए, तभी एसी होगा। तो यहां डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन सेम होने की वजह से ये एसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लास्ट ग्राफ में हम लौटते हैं, 5वां ग्राफ। यहां देख रहे हैं, यहां क्या खराबी है, नॉट एसी बिकॉज नॉट पीरियोडिक। इसका जो चेंज हो रहा है
इसका प्लस माइनस जो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है, उसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है, टाइम इंटरवल घटता जा रहा है। यहां से टाइम क्या लगने लगा, कम लगने लगा, आगे और घटता चला जा रहा है। तो ये नॉट पीरियाडिक, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल नहीं है। हमेशा जो साइन कर्व आपका पूरा होना चाहिए, जैसे यहां तक टी समय लगा, फिर आगे यहां तक यहां तक आएंगे, कितना हो जाएगा 2t, मतलब जितना समय यहां तक लगा एक साइकिल कंप्लीट होने में, उतना ही समय यहां लगा एक साइकिल कंप्लीट होने में। अब ये चीज यहां नहीं होगा, पीरियाडिक नहीं होगा, वन साइकिल फिक्स टाइम इंटरवल में कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारा एसी, ये दोनों ग्राफ एसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ध्यान दिया जाए। हाँ, अब दोबारा परिभाषा देखा जाए। अब परिभाषा देखा जाए तो वोल्टेज और करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग इफ इट चेंजेस कंटिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियडिकली इन डायरेक्शन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन कर्व और कॉसिन कर्व। सिंबल ऑफ एसी, तो आप ये जान रहे हैं कि साइन कर्व ऐसे दर्शाया जाता है, इसीलिए ये चीज यहां पे दर्शाया गया है। तो एसी सिंबल ये है, आपको ये जानना है। हाँ, एक चीज और यहां जानना है, ये साइन कर्व या कॉसिन कर्व ये कहा है। तो ये तो साइन कर्व है और कॉसिन कर्व भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई ग्राफ जब इसके बाद आगे चलकर एसी हम पढ़ेंगे, तो कभी कभी वोल्टेज हुआ या करंट हुआ, ये ऊपर से जाएगा। तो ऊपर से अगर ये जाएगा, यहां से शुरुआत करेगा इस टाइप से, तो कास का कर्व होता है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो मतलब साइन का कर्व होता है और कास का कर्व भी एसी के लिए होता है, ये आपको यहां जानना है। तो यहां कह रहा है कि देखिए, एम्पलीट्यूड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर वो एसी है, और फिक्स टाइम इंटरवल में उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। अगर इस दो सेंटेंस का वो पालन करता है तब वो एसी होगा। अगर कोई ये कहे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स टाइम इंटरवल पर चेंज होता रहता है, तो भी ठीक है। हमेशा मैग्नीट्यूड, यहां देखिए पूरा ये मैग्नीट्यूड, यही क्या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, फिर वही रिपीट होता रहता है बार बार, तो वो भी ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये आपको एसएचएम वगैरह में जान लेना चाहिए कि जो दोनों तरफ के मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन फिक्स टाइम इंटरवल पे चेंज होता रहे तो हम उसे एसी कहेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अगला हेडिंग देखा जाए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन ए लूप रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी को कहा जाता है एसी जनरेटर और एसी डायनेमो। तो एसी जनरेटर को समझने के लिए आपको एक फिल्म देख लेना चाहिए। स्वदेश से एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, वहां पर जो है एक झरना दिखाया गया। झरने का पानी जो है टरबाइन पर गिरता है, तो टरबाइन पे उसमें ब्लेड लगा रहता है, ब्लेड पे गिरता है तो वो टरबाइन रोटेट करने लगता है। तो रोटेट करने लगता है तो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होते हुए दिखाया गया है। तो गांव में वहां एक शाहरुख खान साइंटिस्ट थे वहां पे फिल्म में, तो वो गांव में बिजली बनाने के लिए आए थे अपने गांव में। यस, तो अब हम चलते हैं इस कंसेप्ट पे। तो बोर्ड लेवल के बच्चों के लिए ये है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस इन ए लूप रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस हेडिंग के लिए ये हेडिंग आया गया, उसमें तभी ये फिगर बनाना होगा, तभी आपको सब कुछ लिखना होगा। एसी जनरेटर में भी यही काम किया जाता है, तो दोनों एक ही हेडिंग है। हाँ, तो यहां देखते हैं एक पावरफुल मैग्नेट है, इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये रोटेट करता है। तो एसी जनरेटर के बारे में यहां पे देखा जाए, एसी जनरेटर क्या है? ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। यस, तो एसी जनरेटर आपका यही है कि मैकेनिकल एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो झरने का पानी जब टरबाइन पर गिरेगा तो ब्लेड स्वयं रोटेट करने लगेगा, तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। एन एसी जनरेटर डिजाइन्ड बाय निकोला टेस्ला
इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है क्या चीज? तो है ये कि जैसे ये मैकेनिकल वर्क द्वारा ही आपका क्या किया जाएगा, रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और क्लोज सर्किट के लिए करंट प्रोड्यूस होता है। अगर क्लोज सर्किट है तो ईएमएफ के कारण क्या उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होता है। तो यही आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ध्यान देना है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसकी डिजाइन दिया था निकोला टेस्ला ने। ध्यान दें, बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट हैं ये निकोला टेस्ला, और ये इतने जीनियस है कि जो भी चीज ये देख लेते हैं इनके दिमाग में 3D प्रिंट जैसा एकदम फिक्स्ड हो जाता था। अब चलते हैं एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पर गौर करते हैं। तो यहाँ पे आर्मेचर लिखा है, यहाँ पहले आर्मेचर, तो ये है रेक्टेंगुलर आर्मेचर जो कॉपर का बना होता है और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। सॉफ्ट आयरन का कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि जो मैग्नेट बाहर जा रही होती है उसको भी अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, दूसरा पॉइंट गौर करें, फील्ड मैग्नेट। तो ये आपका फील्ड मैग्नेट है, ये पावरफुल मैग्नेट है N और S, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी में कॉइल को घुमाने के लिए, हाँ, कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क किया जाता है। मैकेनिकल वर्क ईएमएफ में कन्वर्ट होता है। स्लिप रिंग्स, यहाँ पे दो स्लिप रिंग्स S1 S2 होते हैं, ये इसे कहा जाता है स्लिप रिंग जो है ये रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ही क्या करता है, रोटेट होता रहता है। यस। और चौथा है आपका ब्रशेज। यहाँ पे दो ब्रशेज C1 C2 दो ब्रशेज हैं, ये स्टेशनरी होते हैं। मतलब ये जो आपका रिंग रोटेट करता है तो ब्रशेज जो है स्टेशनरी रहते हैं और इनके टच में रहता है और ये सर्किट से जुड़ा होता है और जिसमें जो है करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये तो इनके कंस्ट्रक्शन के बारे में इतनी जानकारी थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, वर्किंग देखा जाए, तो वर्किंग में ये है कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल पावरफुल मैग्नेट के बीच रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के लिए मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। ध्यान दें, तो ये जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर इस टाइप से है, ये मैग्नेट इस टाइप से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे बी वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो t बराबर 0 पर फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा। तो हम एक स्टैंडर्ड केस ले रहे हैं, मान लेते हैं कि ऐसा केस है जब वो थीटा कोण घूम गया है, तो एरिया वेक्टर जो इधर था, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज तो होगा नहीं, बी का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, ये ऐसे आपने रोटेट कर गया, थीटा कोण घुमाया है, तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल घूम जाएगा। तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वही लिया जाएगा, वो मान लेते हैं कितना है, थीटा कोण घूमने के बाद एक जनरल केस हम ले रहे हैं। सपोज इन टाइम t द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, तो ऐसी दिशा में जो फ्लक्स होगा फाई बी, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बी cos थीटा इंटू ए, फाई बराबर बी ए cos थीटा होता है। और ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, तो थीटा बराबर यहां हम लोग लिखेंगे ओमेगा टी, थीटा बराबर लिखेंगे ओमेगा टी, तो फाई बी बराबर होगा बी ए cos ओमेगा टी। तो अब इसका हमें करना होगा डिफरेंशिएशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर फ्लक्स इज, तो इसका अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है वहां तक हम पहुंचते हैं, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, तो आइए देखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
देखिए बी और ए यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। तो बी ए कांस्टेंट है, बाहर कर लिए तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का जब हम दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आता है। तो ओमेगा आता है तो ओमेगा को यहां लिख देते हैं, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। निगेटिव में ये हमारा आया यहाँ पे, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा आया डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू आया। तो फैराडे के नियम से होता है इफ कॉइल हैज n टर्न्स, यहां करेंगे कंसेप्ट, इफ कॉइल हैज n टर्न्स देन प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, जो फैराडे का नियम है, E इक्वल टू होता है माइनस n डी फाई बी अपॉन डी टी। इस कंसेप्ट का यहां हमें प्रयोग करना होगा। तो इसमें n से गुणा करेंगे, वहां भी माइनस, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो रिजल्टेंटली ये हमको मिल रहा है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा ई इक्वल टू ये हमको मिल रहा है। साइन ओमेगा टी का जो अधिकतम मान होता है, साइन ओमेगा टी ये जो मैक्स होता है इसका, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। उस दशा में ई मैक्स का मान क्या होगा, ई मैक्स का मान जो होगा एन बी ए ओमेगा, और ई मैक्स को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई नॉट बराबर आपको यहां से हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। अगर ई नॉट यहां हम पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन आ रहा है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये रहा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप इतना कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों का अभी आया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का इक्वेशन आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखते हैं इसका कंडीशन देख लेते हैं। इफ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन ये वाला, जब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर एक डायरेक्शन में हो, तो ऐसी दशा में ओमेगा टी 0 हो जाएगा, एंगल मतलब 0 हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखते हैं, अब इस टाइप का केस था तो अब इसको 90 घुमा दिए, 90 घुमा देने से फ्लक्स 0 हो गया और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने मैक्सिमम इस कंडीशन में पहुंच गया। ध्यान दें, तो 90 यहां रखोगे तो E इक्वल टू ई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। फिर 90 और घुमा दिया आप, तो फिर ऐसे हो गया, 90 और घुमा दिए तो हो गया 180। साइन 180 का मान होता है 0। साइन 180 के 90 प्लस 90 तो cos 90 हो जाए, cos 90 मान क्या होता है, 0 होता है। जिनको एंगल की जानकारी नहीं है वो जानकारी कर ले। तो यहाँ पे ये चीज आ गया 0। थीटा बराबर 180 रखने पर इसमें आएगा। यस, आगे फिर 90 और इसमें घुमा लेते हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 पर देखते हैं तो 180 प्लस 90 हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा ये चला जाएगा तीसरे कोऑर्डिनेट में, और उसमें साइन का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। यस, तो नेगेटिव होता है, इसीलिए ई इक्वल टू ई नॉट। ये भी क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां इन चाहिए भाई, मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर रोटेट करके फिर 360 पे ले आए तो 360 मतलब 0 डिग्री वाला केस आ गया आपका। रोटेट करके एक चक्कर कंप्लीट कर लिया आप तो 0 डिग्री वाला केस आ गया। 360 कहिए या 0 कहिए, दोनों एक ही बात है। तो ई का मान उस दशा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना एक केस था। तो ध्यान दें, वो बोर्ड वाले लड़कों में पूछा जाता है कब मैक्सिमम होगा, कब ई मिनिमम होगा। तो थीटा बराबर 90 पर, थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 270 पर मैक्सिमम होगा। तो इसमें सेम डायरेक्शन मैक्सिमम होगा, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में।
होगा। तो बस यही बात यहाँ पे बताने थे, कब मैक्सिमम होगा। और ये दोनों मिनिमम वैल्यू है, थीटा बराबर 0 पर और थीटा बराबर 360 पर ये मिनिमम वैल्यू प्राप्त होता है। निगेटिव को यहाँ मिनिमम नहीं कहा जाता, अपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम है। यस, अब देखते हैं यदि कॉइल से, इफ कॉइल से जो है एक सर्किट कनेक्ट हो, जैसा कि इससे पहले वाले फिगर में हम बनाए थे, सर्किट बनाए तो उसका रेजिस्टेंस R था। एक सर्किट अगर कनेक्ट हो जाए तो यही ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज के इक्वल हो जाता है। तो इसके इक्वल अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये इक्वेशन हो जाएगा अगर आप किसी सर्किट से जोड़ देंगे तब कॉइल को। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज R, देन अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू होता है V अपान R। तो ये हो जाएगा V नॉट अपान R, ये साइन ओमेगा टी। तो V नॉट अपान R के स्थान पे हो जाएगा I नॉट। तो ये इक्वेशन आया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। साइन I इक्वल टू आया I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ध्यान दें अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये इक्वेशन है, ये है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है। तो अब इसका ग्राफ भी हम लोग खींच सकते हैं। इसका ग्राफ आपका ये है, इसका ग्राफ ये हो जाएगा। यस, ये मान लेते हैं, दोबारा खींचा जाएगा ये ग्राफ। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और इसका एक ग्राफ और जाएगा करंट वाला, ये डैश डैश करके खींच दे रहे हैं, इस टाइप से जाएगा। तो ये I इक्वल टू है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि I नॉट कब आया होगा, V नॉट में R से डिवाइड किए होंगे तब आया होगा। तो जाहिर है ये वैल्यू V नॉट से, I नॉट वैल्यू V नॉट से कम आएगा। तो जाहिर है कि थोड़ा सा ये करंट वाला ग्राफ, अल्टरनेटिंग करंट वाला ग्राफ आप नीचे करिएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, एट लास्ट इसे देखा जाए, सम डिफिनिशंस रिलेटेड टू AC। यस, तो पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ AC, एम्पलीट्यूड ऑफ AC और करंट एम्पलीट्यूड। और क्या कह सकते हैं, करंट एम्पलीट्यूड। हाँ, करंट एम्पलीट्यूड। तो करंट एम्पलीट्यूड क्या है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है AC का, I नॉट, ये देखिए I नॉट की पीक वैल्यू है, ये I नॉट है, और ये वोल्टेज का पीक वैल्यू हो V नॉट। तो अगर करंट की बात हो रही है तो दोनों तरफ करंट एम्पलीट्यूड का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो यही इसी को कहा जाता है करंट एम्पलीट्यूड। तो दोनों तरफ देखें, करंट के मैक्सिमम दोनों तरफ, करंट के दोनों तरफ के मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं, करंट एम्पलीट्यूड या वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज के दोनों तरफ के मैक्सिमम वैल्यू को जो होता है उसी को कहा जाता है वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो ध्यान दें, और AC में ये चीज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करंट एम्पलीट्यूड हुआ या वोल्टेज एम्पलीट्यूड हुआ, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यस, हमेशा। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ AC। पीरियोडिक टाइम, तो पीरियोडिक टाइम तो वन साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को कहा जाता है पीरियोडिक टाइम। और ये टाइम AC में फिक्स्ड होता है, कभी कम ज्यादा नहीं लगता। अगला एक साइकिल कंप्लीट होने में फिर उतना ही समय लगेगा, अगला एक साइकिल कंप्लीट होने में फिर उतना ही टाइम लगेगा। तो T इक्वल टू 2π/ω, ये आपको जानना चाहिए। और तीसरा हेडिंग है फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है एक सेकेंड में जितना वो साइकिल कंप्लीट करता है उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अपने भारत में क्या है, एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। अपने इंडिया में जो एक सेकेंड में है, बल्ब 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। तो इसीलिए कहा जाता है 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है।
तो इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50। मतलब 50 फ्रीक्वेंसी का यहाँ केवल मतलब है कि एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक साइकिल कितना होता है, यहां से लेकर यहाँ टी तक एक साइकिल हुआ। तो ऐसे एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है अपने भारत में। तो अपने भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज जो होती है, और अपने भारत का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 220 वोल्ट है। यस, इन यूएसए की फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, और वहां का सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट है। तो इसका मतलब वहां का कोई भी फ्रिज कूलर टीवी आके तुरंत इंडिया में खोज देंगे तो जल जाएगा। तो कन्वर्ट करना होगा पहले, तब जाके यहाँ पे चलेगा। तो वहां की फ्रीक्वेंसी दूसरा है, और अपने भारत की फ्रीक्वेंसी ये है जिसको आपको जानना चाहिए। तो इतनी डिफिनेशन संबंधी यहाँ आपको जानकारी देनी थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।